नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर मुठभेड़ के बाद हथियारों के एक सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर हिंसा वाले दिन भी हथियारों की आपूर्ति का शक है। मुठभेड़ में गिरफ्तारी के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी ब्रिजेंद्र यादव ने बताया कि हथियारों की सप्लाई करने वाले शख्स के ऊपर पिछले करीब 60 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने यहां जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए हैं। उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता से तार जुड़े होने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। जहांगीरपुरी में शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गया। पुलिस के अनुसार झड़प में पथराव और आगजनी हुई। कुछ वाहनों पर भी आग के लगा दी गई, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। तो हथियारों के सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। शख्स पर 60 से ज्यादा केस फिलहाल दर्ज हैं। वहीं इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी तेज हो रही है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं यही आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। तो एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस नजर आ रही है और दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार जो है गिरफ्तारियां की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। और इस बीच में अब एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। हथियारों की सप्लाई करने के आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हिंसा के 5 आरोपियों के खिलाफ एनएससी लगाने का फैसला लिया है। आगे भी बाकी आरोपियों के खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को फोन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। बताया गया है कि अमित शाह ने इस दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करें कि दोबारा कोई हिंसा या दंगा करने के बारे में ना सोचे। इसके अलावा उन्होंने मामले की तेजी से जांच करने के निर्देश भी दिए। अब इसके ठीक एक दिन बाद आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की बात सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दंगे का मुख्य आरोपी अंसार को बीजेपी का नेता बताया है। आतिशी ने ट्वीट किया, जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। उसने बीजेपी की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई और बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाता है। आतिशी ने आगे लिखा कि इससे साफ है कि बीजेपी ने दंगे करवाए। आतिशी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया। इन तस्वीरों में जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी नेताओं के साथ मंच पर नजर आ रहा है। एक तस्वीर में अंसार लोगों को हाथ दिखाते हुए भी देखा जा सकता है। इससे पहले आतिशी ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। आप विधायक आतिशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर हमला करने वाले लफंगों को सम्मानित कर देश भर में ये संदेश दे दिया कि वो गुंडों और लफंगों के साथ हैं। जहांगीरपुरी की घटना की भी जांच होगी तो पता चलेगा कि दंगे करवाने वाले बीजेपी के ही लोग हैं। वहीं दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुए दंगे को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया गया है और इस बाबत आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। कहीं पर कोई क्राइम होता है, कहीं पर कोई जुर्म होता है तो पुलिस अपनी तहकीकात कैसे करती है? कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी जुर्म की तहकीकात कहां से शुरू करती है कि इस जुर्म का, इस क्राइम का सबसे बड़ा प्राइम बेनिफिशियरी कौन है? किसी आदमी का खून हुआ तो इसके खून से किसको सबसे ज्यादा फायदा है? किसी के घर चोरी हुई तो इस चोरी से किसको सबसे ज्यादा फायदा है?
अगर चोरी दिखाई गई मगर बेसिकली मर्डर किया गया तो इस मर्डर से किसका फायदा है? और हम ये बात पिछले कई सालों से कह रहे हैं और पिछली 16 तारीख से मैं रोज कह रहा हूं, सिर्फ दिल्ली में दंगे नहीं कराए गए, रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक 7 राज्यों के अंदर दंगे कराए गए। महाराष्ट्र में दंगे कराए, कर्नाटका में दंगे कराए, गुजरात में दंगे कराए, मध्य प्रदेश में दंगे कराए, दिल्ली में दंगे कराए, सब जगह दंगे कराए जा रहे, केरला में दंगे कराए। इसका प्राइम बेनिफिशियरी कौन है? इन दंगों का फायदा किसको हो रहा है? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं जिसके सारे के सारे प्रवक्ता टीवी चैनलों पर कि दंगे हो और इसका फायदा उठाया जाए? उनके व्हाट्सएप पर बनने वाले मैसेजेस तैयार रखे हुए हैं कि दंगा कराओ और ये वाला मैसेज भेजो, दंगा कराओ और इस तरीके से इसको वोटों के साथ जोड़ा जाए। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हर दंगे का फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेशों के अध्यक्ष, इनके मेंबर पार्लियामेंट, हर आदमी सिर्फ उस दंगे को किसी ना किसी तरीके से उसका राजनीतिक लाभ लेने में। 5 राज्यों में विधानसभा का रण हारने के बाद अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को ऑक्सीजन देने की जिम्मेदारी ली है, जिसकी तस्वीर इन दिनों 10 जनपद पर हर रोज दिखाई पड़ रही है। हाल के दिनों में राहुल से लेकर सोनिया गांधी पीके की बताई स्ट्रेटेजी पर चलने का मन बना रही हैं। क्या खास पीके की स्ट्रेटेजी है, इस रिपोर्ट में देखिए। चारों खाने चित कांग्रेस को पीके से आस, क्या अब कांग्रेस में जान फूकेगा पीके फॉर्मूला? बिहार यूपी में एकला चलो, महाराष्ट्र बंगाल में गठबंधन करो। मिशन 2024 में कितनी कामयाब होगी पीके स्ट्रेटेजी? जी हां, अब चारों खाने चित हो चुकी कांग्रेस ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी पर काम करने का मन जरूर बना लिया हो, लेकिन मिशन 2024 को लेकर जो ख्याली पुलाव गांधी टीम बना रही है, इसके चकनाचूर होने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि भले ही कांग्रेस प्रशांत किशोर के सहारे 2024 का रण जीतने का सपना देख रही हो, लेकिन समय दर समय लोकसभा से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है और हाल ये है कि सालों साल पूरे देश में राज करने वाली कांग्रेस अब उंगलियों की गिनती तक ही सीमित रह गई है। दरअसल मिशन 2024 को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की गांधी परिवार से खास मुलाकात हुई। इस दौरान कई घंटे तक हुई मीटिंग में प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें पीके ने रोड मैप में बताया कि पार्टी लोकसभा की 370 सीटों पर फोकस करने के साथ ही महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु में गठबंधन, जबकि ओडिशा, बिहार और यूपी में एकला चलो की नीति अपनाए। ये भी कहा जा रहा है कि पीके के प्रेजेंटेशन से राहुल गांधी बेहद ज्यादा सहमत थे। प्रशांत का पहला सुझाव, 370 सीटों पर फोकस करे पार्टी। मीटिंग में पीके ने कांग्रेस को सुझाव दिया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुल 543 सीटों में से सिर्फ 370 सीटों पर फोकस करे। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और गुजरात की अधिकांश सीटें शामिल हैं। सुझाव के पीछे की रणनीति, दरअसल 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस 52 सीटें ही जीत पाई थी। पार्टी 210 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, यानी देश में लोकसभा की 262 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी से कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहा। इसके अलावा 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस 350 सीटों पर पहले या दूसरे नंबर पर रही। पीके ने इसी को आधार बनाकर 370 सीटों पर फोकस करने का सुझाव दिया। पीके का दूसरा सुझाव, बिहार, यूपी और ओडिशा में एकला चलो। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में कांग्रेस को दूसरा बड़ा सुझाव दिया कि बिहार, यूपी और ओडिशा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 140 सीटें हैं। सियासी गलियारों में दिल्ली का रास्ता यूपी, बिहार से होकर जाने का मुहावरा प्रचलित है। ऐसे में दोनों बड़े राज्यों में कांग्रेस के एकला चलो की रणनीति के पीछे क्या मायने हो सकते हैं? सुझाव के पीछे की रणनीति,
बिहार, यूपी और ओडिशा में कांग्रेस के पास कोई भरोसेमंद सहयोगी नहीं है। राजद के साथ बिहार में मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन लोकसभा में कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार में 2020 के असेंबली इलेक्शन तक कांग्रेस राजद के साथ मिलकर महागठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों की राहें अलग हो गई। बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं, जिनमें से 39 पर बीजेपी और जदयू गठबंधन ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में एक सीट आई थी। बिहार में लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देखें तो वहां पर विधानसभा की तुलना में कांग्रेस और राजद गठबंधन फिसड्डी साबित हुआ। सबसे बड़े सूबे यूपी के लिए पीके की रणनीति। यूपी में कांग्रेस के उत्थान का जिम्मा प्रियंका गांधी को दिया गया। हालांकि प्रियंका 2019 की लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में सफल नहीं रही। इसके बावजूद पीके ने यूपी में गठबंधन नहीं करने की सलाह दी है। दरअसल यूपी में बिहार जैसी स्थिति है। यहाँ लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां तमाम प्रयोग के बावजूद बीजेपी के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई हैं। ऐसे में पीके लोकसभा चुनाव में एकला चलो की नीति अपनाकर भाजपा से सीधे फाइट करने की रणनीति का सुझाव दे रहे हैं। ओडिशा में पटनायक फैक्टर। ओडिशा में पिछले 22 साल से सत्ता में नवीन पटनायक काबिज हैं। यहाँ पर कांग्रेस विपक्ष में है। हालांकि पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी थी। ओडिशा में गठबंधन नहीं करने के पीछे की दो रणनीति हो सकती है। पटनायक ने पिछले 18 साल से केंद्र में किसी भी दल का न तो खुलकर सपोर्ट किया और न ही विरोध। ओडिशा में कांग्रेस के अकेले लड़ने के पीछे गठबंधन को बड़ा नहीं करने की रणनीति है, जिससे भाजपा मोदी वर्सेस ऑल का नैरेटिव सेट कर सके। पीके का तीसरा सुझाव, बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में गठबंधन करो। पीके ने कांग्रेस को अपने प्रेजेंटेशन में सलाह दी है कि वो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मजबूत गठबंधन बनाए। इन राज्यों में लोकसभा की 39 सीटें हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पीके और कांग्रेस के बीच में किस तरह से बात फाइनल होती है और पीके किस तरीके से कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने में सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क। पीके की स्ट्रेटेजी के बारे में तो आपने देखा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस कांग्रेस में अभी खड़े होने का दम नहीं है, ऐसे में प्रशांत किशोर 2 साल में ऐसी क्या जान फूंक देंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं और उनके बागी नेता अपने हो जाएं। क्योंकि अभी पिछले दिनों ही हमने बंगाल चुनाव में खुद पीके को ये कहते सुना था कि मोदी की अपनी पॉपुलैरिटी है, जिसे तोड़ना राहुल बाबा के लिए मुश्किल है। कांग्रेस को प्रशांत किशोर से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, इसके मायने उनके इस बयान से ही साफ हो जाते हैं कि जब पिछले साल चुनावी रणनीतिकार ने गोवा में कहा था, जब तक आप उनकी ताकत को समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें काउंटर नहीं कर सकते, कभी पराजित नहीं कर सकते। पीके का कहना था कि राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। और अब 6 महीने बाद प्रशांत किशोर 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 400 सीटें जिताने की रणनीति समझा रहे हैं। और अगर ऐसे में कांग्रेस की समस्याओं की बात की जाए तो लिस्ट में सबसे ऊपर विवाद अध्यक्ष पद का है। कांग्रेस के पास राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष बनकर पार्टी चला रही हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठकों में बार बार राहुल और प्रियंका से भी अध्यक्ष बनने को कहा गया, मगर दोनों ने मना कर दिया। किसी गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आते ही वफादार हत्थे से उखड़ जाते हैं। ऐसे में जब तक गांधी परिवार खुद से कोई फैसला नहीं करता, अध्यक्ष पद पर पशुपेश बना ही रहेगा। पार्टी को ये भी डर है कि गांधी परिवार की अगुवाई अगर गांधी परिवार की अगुवाई नहीं रहेगी, पार्टी को डर ये भी है कि गांधी परिवार का नेतृत्व नहीं रहेगा तो पार्टी एकजुट बनी रहेगी या नहीं। गांधी परिवार कांग्रेस के लिए लायबिलिटी और असेट्स दोनों हैं, तो वहीं पार्टी में आंतरिक कलह भी चरम पर है। G23 गुट रह रहकर कांग्रेस नेतृत्व के लिए असहज स्थितियां पैदा करता है। हालांकि कांग्रेस को पीके ने 2024 का प्लान तो पकड़ा दिया, मगर विरोधियों के सामने कड़ी चुनौती पेश करने के लिए पार्टी को बहुत कुछ करने की जरूरत है। फिलहाल कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं दिखती कि वो बीजेपी को आम चुनाव में हरा दे।
कई विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस का एकजुट रहना उसके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन के साथ संगठन खड़ा करना होगा और जनता का विश्वास जीतना होगा। अगर कांग्रेस लगातार हारती रही तो फिर वो 2024 का चुनाव मौजूदा स्वरूप और आकार में लड़ पाएगी, ये कह पाना मुश्किल है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि हार से निराश कांग्रेस कैडर को पीके कैसे रिवाइव करेंगे। पार्टी का संगठन बिखरा पड़ा है, बागी नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। नेतृत्व का संकट तो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही है। ऐसे में सिर्फ 2 साल के भीतर कांग्रेस कैसे इन कमियों को दूर करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क। पीएम मोदी और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। गैब्रियेसस ने अपने भाषण की शुरुआत नमस्कार से की और फिर गुजराती में बोले। शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर गैब्रियेसस ने कहा कि भारत से मेरा विशेष जुड़ाव है। मैंने भारत से पारंपरिक दवाइयों के बारे में सीखा, इसके लिए मैं अपनी भारतीय शिक्षकों का बहुत आभारी हूँ। गैब्रियेसस ने आगे बोलते हुए कहा कि साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा को मजबूत करने के लिए विज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल करने से मदद करेगी। इस महत्वपूर्ण पहल का समर्थन करने के लिए मैं पीएम मोदी और भारत सरकार का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि मैं भी बॉलीवुड फिल्में देखता हुआ बड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि स्विस ऑल्प्स बॉलीवुड प्रशंसकों के लिए एक पसंदीदा जगह है। इससे पहले भारत पहुंचने के साथ ही गैब्रियेसस ने आयुष मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार भी जताया। हमें ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं जो आधुनिक स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा को एकीकृत करने की नींव रखेगी और दुनिया भर के लोगों को लाभान्वित करेगी। वहीं मुंबई में बीजेपी ने सोमवार को इस साल होने वाले निकाय चुनाव के लिए पोल खोल अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर ने बीएमसी चुनाव को निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पोल खोल अभियान वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस दौरान दारेकर ने कहा कि शिवसेना नगर पालिका के माध्यम से भ्रष्टाचार करती है। सड़कों पर कचरा, सड़क पर गड्ढे और पीने के पानी की समस्या जैसी समस्याएं सामने आई हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि पोल खोल अभियान को लेकर बीजेपी के नेता की तरफ से क्या कुछ कहा गया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ये पोल खोल अभियान को हरी झंडी दिखा दी गई है। शिवसेना पर भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर बीजेपी लगाते हुए नजर आई है। पुलिस ने 2 लाख के इनामी समेत 2 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आज सुबह दोनों पुलिस से छूटकर भाग गए थे। इस बाद दोनों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों लोग मारे गए। 2 लाख का इनामी रहा अकबर बंजारा और उसका भाई सलमान असम में मुठभेड़ में ढेर हो गया। दोनों भाइयों को मेरठ पुलिस ने 1 सप्ताह पहले गिरफ्तार किया था। उसके बाद दोनों भाइयों को पुलिस असम ले गई। बता दें कि असम पुलिस ने दोनों भाइयों को 7 दिन के लिए रिमांड पर लिया। वहीं मंगलवार सुबह असम पुलिस उनको कोर्ट में पेश करने के लिए जा रही थी। इसी दौरान दोनों भाई पुलिस से छूटकर भाग गए। इस बाबत मेरठ पुलिस ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए जरा। थाना क्षेत्र फलावदा में गोवध अधिनियम के मुकदमे में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम अकबर बंजारा, सलमान एवं शमीम है। इन तीनों अपराधियों में जो अकबर बंजारा है, इसके खिलाफ असम के कई जनपदों में कई मुकदमे दर्ज हैं और ये कोकराझार जिले से 2 लाख का इनामिया बदमाश है। इससे पूछताछ के लिए असम से एक टीम आई थी। इनके द्वारा बताया गया है कि ये 2 लाख का इनामिया बदमाश है। इसके द्वारा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में पशु तस्करी का एक सिंडिकेट चलाया जाता है, जिसमें पूरे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कई पशु, भैंस एवं प्रतिबंधित पशु की तस्करी की जाती है और वहां से बांग्लादेश भी पशु तस्करी किया जाता है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। असम पुलिस के द्वारा बी वारंट प्राप्त करके इसको असम ले जाया गया है। अग्रिम वैधानिक
वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में राज्य में हुए 5 रेप मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई है। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केस डायरी और स्टेटस रिपोर्ट की मांग की। इसके अलावा सभी मामलों में पीड़ितों और उनके गवाहों को अगली सुनवाई तक के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिए जाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने केस में अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में रेप और हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से एक केस नादिया का है, जिसमें नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर में टीएमसी नेता के बेटे का नाम सामने आया। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना जिले में रेप की 2 घटनाएं हुई हैं। एक घटना पश्चिम मिदनापुर जिले के पिंगला की है, जबकि बीरभूम जिले में एक घटना सामने आई है। तो आपको बता दें, ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिसको लेकर अब स्टेटस रिपोर्ट और फाइलें जमा करवाने के लिए बात रख दी गई है। हाईकोर्ट ने रेप केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने पीड़ितों की सुरक्षा के आदेश भी दिए हैं। ये कहा है कि जो पीड़ित है या फिर उनके परिवार है, गवाह है, उनको प्रोटेक्शन दी जाए जब तक अगली सुनवाई होती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 5 मामले पश्चिम बंगाल में सामने आ चुके हैं और नाबालिग बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में टीएमसी नेता के बेटे का नाम सामने आने के बाद मामला और हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है। इसको लेकर बयानबाजी भी हुई। ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए बयान को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला और अब हाईकोर्ट ने पीड़ितों की सुरक्षा के आदेश दिए और इसके अलावा ममता सरकार को झटका देते हुए स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं आरएसएस के संचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर अखंड भारत का राग छेड़ा है। इस बार उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 20 से 25 साल में तो भारत अखंड भारत बन जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो 15 साल में भी ऐसा हो सकता है। भागवत ने ये बातें हरिद्वार में कही। उन्होंने ये भी कहा कि इसे कोई रोकने वाला नहीं, जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। ये पहली बार नहीं जब भागवत ने अखंड भारत की बात कही हो। पिछले साल फरवरी में भी कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि दुनिया के कल्याण के लिए गौरवशाली अखंड भारत की जरूरत, छोटे किए गए भारत को फिर से एकजुट करने की जरूरत है। भागवत ने उस कार्यक्रम में कहा कि जब बंटवारा संभव है तो फिर अखंड भारत भी संभव है। तो अखंड भारत को लेकर लगातार बयानबाजी मोहन भागवत की तरफ से की जा रही है और एक बार फिर उनकी तरफ से कहा गया कि 15 साल में भी अखंड भारत बन सकता है, जो रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। इस तरह की बयानबाजी करते हुए मोहन भागवत की बयानबाजी करते हुए मोहन भागवत नजर आए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से अखंड भारत को लेकर एक बार फिर से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे, यानी कि एक बार फिर वो ये कहते नजर आए हैं कि अखंड भारत तो बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि ये 15 साल के अंदर भी बन सकता है और जब टुकड़े हो सकते हैं तो अखंड भारत क्यों नहीं बन सकता, ये सवाल भी भागवत की तरफ से किया गया है। तो लगातार अखंड भारत को लेकर बयानबाजी उनकी तरफ से हो रही है और इस बयानबाजी के बीच में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने आरोपियों की ओर से लगाए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया है। यूपी
माफ कीजिएगा, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से इस संबंध में नॉर्थ वेस्ट के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था संभालने के लिए दिल्ली पुलिस के 400 जवानों को तैनात करने की मांग की गई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से कहा गया है कि जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए 20 और 21 अप्रैल को अभियान चलाया जाएगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।